इत्तेहाद का ऐलान, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं सीएम, कांग्रेस के बाला साहेब थोराट डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है। मुंबई में तीनों जमातों के अराकीन असेंबली की अलग अलग मीटिंग होगी। इत्तेहाद की सरकार में शिवसेना और एनसीपी के 15-15 और कांग्रेस के 13 वुज़रा। ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है। इस फॉर्मूले पर बात हो रही है। पहले एनसीपी का सीएम न बनाए जाने से पवार नाराज हैं। उद्धव ठाकरे देर रात शरद पवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम है। माना यह जा रहा है कि आज जिस फॉर्मूले पर माथापच्ची हो रही है उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2.5 साल एनसीपी और शिवसेना का सीएम होगा। पेच यहां अटका हुआ है कि आखिर पहले सीएम किसका होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर नित्यानंद शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर। नित्यानंद, क्या आज ये माने कि जिस फॉर्मूले को लेकर माथापच्ची हो रही है, देर रात तक जिसको लेकर मीटिंग्स का दौर चला, क्या आज उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी या एनसीपी सीएम ओहदे को लेकर कि पहले उसका सीएम बने अड़ी हुई है? जी देखिए, अभी जो स्थिति स्पष्ट है और हमें ये खबर आ रही है कि पहला मुख्यमंत्री जो है शिवसेना को होगा और उसको लेकर जो है ऑलमोस्ट जो है बात लगभग पक्की हो गई है। और आज आपको बता दें शाम तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के तीनों नेताओं की मुलाकात होगी। और ऐसे में बहुत जल्दी, क्योंकि एनसीपी के नेता नवाब मलिक के कहने की बहुत जल्दी जो है अच्छी खबर आएगी और सरकार स्थापित के लिए तीनों मिलकर जो है वो आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, तो ये माने कि आज रात तक गुड न्यूज महाराष्ट्र की आवाम को मिल जाएगी कि तीनों पार्टीज मिलकर आगे सरकार बनाने जा रही हैं और एक फॉर्मूले पर मोहर लग जाएगी? जी बिल्कुल, आज ऐसा हो सकता है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी आखिरी क्षण में होता है। लेकिन अभी तक तो ये खबर है आज ये तीनों मिलकर जो है वो कुछ एक ऐलान कर सकते हैं। जी, तो नित्यानंद, ये माने कि 2.5 साल का सीएम यानी कि शिवसेना और एनसीपी का, डिप्टी सीएम कांग्रेस का, स्पीकर को लेके भी शायद कांग्रेस का ही हो, एनसीपी के और शिवसेना के 15-15 और कांग्रेस के 13 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। क्या इसी फॉर्मूले को लेकर अभी भी गहन चिंतन हो रहा है? जी देखिए, आपको बता दूं ये तो लगभग कंफर्म है कि एनसीपी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहला सीएम जो है शिवसेना का होगा और ये भी बात सामने आ रही है कि 5 साल जो है शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। और 2.5 साल के फॉर्मूले की जो बात आ रही है एक तरीके से नकारी जा रही है। लेकिन अभी भी आपको बता दें स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है कि शिवसेना का ही 5 साल का सीएम, तो क्या शरद पवार जो कि सियासत के खिलाड़ी माने जाते हैं और लगातार वो नई नई एक तरह की ट्रिक्स हम कह सकते हैं कि वो खेल रहे हैं, क्या वो मानेंगे इस पर? चलिए, नित्यानंद से हमारा राब्ता टूट गया है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार बातचीत इस पर हो रही है कि 2.5 साल का सीएम। अब अभी जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि बात ये भी सामने आ रही है कि 5 साल सिर्फ शिवसेना का सीएम रहे। अब तक बात ये सामने आ रही थी कि एनसीपी इस पर अड़ी हुई है कि पहले उसका सीएम हो। उद्धव ठाकरे ने देर रात तक शरद पवार से मुलाकात की है। तो आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम है। मैंने इतना ही कहा, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। और मैं इतना ही कहता हूँ, पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने। और हमें विश्वास है वो हमारी भावना के आधार पर। जिन्हें लगता था दिल्ली में बैठकर, यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। तो हर सुबह संजय राउत सामने आते हैं और उसमें एक लाइन उनकी कॉमन होती है पूरे बयान में कि सीएम शिवसेना का ही होगा। और आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना आज मीटिंग करेंगी, उसके बाद सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। ये रिपोर्ट आप पहले देखिए।
महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के साथ सरकार बनाने का दावा कर चुकी है। आज सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। आज तीनों पार्टियां अलग अलग मीटिंग कर रही हैं। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर का भी आज इंतखाब हो जाएगा। जराये के मुताबिक शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं, जबकि कांग्रेस के बाला साहेब थोराट डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। एनसीपी के अजीत पवार को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने का दबाव डाल रही है। सरकार में शिवसेना के 15, एनसीपी के 15 और कांग्रेस के 13 वुज़रा हो सकते हैं। इस बीच मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में अगर बारी बारी से वजीर आला का ओहदा नहीं मिलता है तो उसे हुकूमत की तश्कील में शिवसेना और एनसीपी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बगैर सरकार बनने वाली तो नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ने पीछे क्यों रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर सरकार आपको बनानी है 1.5 या 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। रामदास अठावले का बयान ऐसे वक्त में आया है जब इस तरह की खबरें हैं कि शिवसेना और एनसीपी के बीच 2.5 साल के लिए सीएम ओहदा संभालने पर मुआहदा हो सकता है। वहीं कांग्रेस को डेप्यूटी सीएम ओहदा मिल सकता है। महाराष्ट्र के 288 रुकन असेंबली में बीजेपी के पास 105, शिवसेना के पास 56, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के पास 54 और 44 सीटें हैं। रियासत में सरकार बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 145 अरकान असेंबली की हिमायत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान पुनिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बनने के बाद पुनिया की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान पुनिया कई अहम इश्यूज के साथ साथ रियासत के सियासी हालात पर भी पीएम के साथ तबादला ख्याल करेंगे। पुनिया के मुताबिक पीएम से मुलाकात के दौरान वो रियासत से मफादात से जुड़े इश्यूज को मरकज के सामने रखेंगे। आज सतीश पुनिया बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। मैं प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा 11 बजे, और उसमें कुछ प्रदेश के मुद्दे जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं हैं और कुछ सामान्य और बातें, उन सब का उल्लेख मैं करूंगा। इस बात का भी उल्लेख करूंगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दे हैं, उनका जिक्र वहाँ करूँ। तो केंद्र की तरफ से जो भी अपेक्षित मदद होगी वो निश्चित रूप से मिलेगी। जेएनयू में हॉस्टल मैनुअल और फीस बढ़ाने को लेकर एहतजाज अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। वजारत इंसानी वसाइल की 3 रुकनी हाई पावर कमेटी अमन बहाली और हालात मामूल के मुताबिक करने का रास्ता निकालने के लिए आज तलबा के से बातचीत करने के लिए शाम 4 बजे जेएनयू कैंपस जाएगी। वहीं जेएनयू तलबा यूनियन ने 23 नवंबर को अपनी मांगों की हिमायत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुखालफत में मंडी हाउस में पार्लियामेंट भवन तक सिटीजन्स मार्च का ऐलान किया है। जेएनयू के तलबा ने पूरे मुल्क के तलबा से हिमायत भी मांगी है। जेएनयू टीचर यूनियन के अरकान ने गुज़िश्ता रोज कमेटी के साथ मीटिंग की। असातिज़ा ने सरकार से हॉस्टल की बढ़ाई गई फीस वापस लिए जाने की मांग की है। जेएनयू असातिज़ा के एक ग्रुप ने जेएनयू टीए से खुद को अलग करने का फैसला किया है। इन टीचर्स ने जेएनयू टीए पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसका एहतजाज करके तलबा के साथ गठजोड़ है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने सूबे में मजहब तब्दीली के वाक़े रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल और सेक्रेटरी सपना त्रिपाठी ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट में लिखा है कि यूपी में भी बड़े पैमाने पर जबरन मजहब तब्दील के मामलात सामने आ रहे हैं और इसे रोकना बेहद जरूरी है, जिसका कारगर तरीका मजहब तब्दीली के खिलाफ कानून बनाना है। अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार इसे लेकर कानून बनाएगी। देखिए, हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता निहित है, परंतु कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जो लोगों को बरगला करके, उनको प्रलोभन दे करके, उनको भय दिखा करके धर्मांतरण करा रहे हैं और
उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में उनकी पेपर कटिंग्स का और न्यूज़ कटिंग्स का हवाला दिया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि भारत के करीब 10 राज्यों ने इस विषय पर कानून बना रखा है। शिवपाल यादव की तरफ से दी गई समझौते की दावत को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। प्रयागराज में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे अखिलेश यादव से इत्तेहाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। दरअसल इससे पहले शिवपाल यादव एसपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव के रुख को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लग रहा। देखिए, हमारा प्रयास है, अब भतीजे समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था। इसलिए प्राथमिकता है, हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी के साथ से लेकर के समाजवादी पार्टी में काम किया है। कोई गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कैसे सरकार बनाए उसकी तैयारी में जुटी है। आप शिवपाल जी का सवाल बार-बार कर रहे हैं, उसमें अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी सहयोग करें, 2022 में सरकार बनवाएं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि असली हिंदुस्तान गांव में बसता है, क्योंकि ये गांव ही हिंदुस्तान की रीढ़ है। लेकिन क्या ये रीढ़ मजबूत है? आपको महाराजगंज के एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ मकामी लोग बरसों से एक पुल के लिए तरस रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि जिम्मेदार महकमे ने पुल बना दिया है, बल्कि मकामी लोगों ने किसी तरह लकड़ी का जुगाड़ करके पुल बनाकर सिस्टम को आईना दिखाया है। चंदन नदी पर बना ये सिर्फ पुल नहीं है, 2500 से ज्यादा लोगों की लाइफलाइन है। रोजमर्रा की जिंदगी इसी पुल के सहारे आगे बढ़ती है। स्कूल, अस्पताल, बाजार, रोजगार, सबका रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ये पुल नहीं तो समझिए कि लोग 25 किलोमीटर के लंबे फेर में फंसे। इतना सब सुनकर, इतना सब देखकर कोई भी समझ जाए कि ये पुल मकामी लोगों के लिए कितना जरूरी है। अगर ये बात यहाँ के जिम्मेदार अफसरान नहीं समझे तब मकामी लोग गुहार लगाकर थक गए, मिन्नतें कर करके उनकी एड़ियां घिस गई, तो फिर उन्होंने अपनी उम्मीदों का पुल बनाने का इरादा किया। लोगों ने आपसी ताउन से बांस बल्लियां इकट्ठा की और खुद पुल तैयार कर लिया। हम लोग आपस में गांव वाले मिलके श्रमदान करके ये जो है पुल निर्माण किए हैं और आगे अगर ये पुलिया निर्माण नहीं होगी पक्की तो हम लोग फिर से जिला तहसील मुख्यालय पे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। निचरौल तहसील के बकुलडीहा गांव के लोगों को 25 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटने से राहत मिल गई। पुल न होने से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी तब आती थी जब कोई बीमार होता था। एक तो इमरजेंसी, ऊपर से कच्चे रास्ते से 25 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। यही नहीं, पुल बनने से बच्चों का स्कूल आना जाना भी आसान हो गया है। पहले बच्चों को कितनी मुसीबत होती थी, जरा सुनिए। पूरा कीचड़ रहता है, जा नहीं पाते हैं। पूरा चंदन घाट पर नदी पर पुल बन जाएगा तो हम जाएंगे ना। ये पुल बनने से खासतौर से खवातीन काफी खुश हैं, क्योंकि गांव में नई दुल्हन आती थी तो रास्ते में मुसीबतें बाएं फैलाए खड़ी रहती थी। लेकिन अब पुल बनने से गांव तक बारात पहुंचनी भी आसान हो गई है। हालांकि लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये मुस्तकिल हल नहीं है। बांस बल्ली के सहारे बना ये पुल कितना चलेगा? ऐसे में लोग चाहते हैं कि कम से कम अब तो जिम्मेदार अफसरान ख्वाबे गफलत से बेदार होकर इस जानिब तवज्जो दें और अगली बरसात आने से पहले पुल को पक्का बना दें। लकड़ी का पुल हम लोग अपने मिलकर बनाए हैं, आ जा रहे हैं। दिक्कत है, कहीं टूट जा रहा है बांस, आदमी गिर जा रहा है, कई आदमी यहाँ मर चुके हैं। हाँ, जान जोखिम में है। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि पुल बन जाए। देही बाशिंदों की इस पहल की खुद डीएम भी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये भरोसा भी दे रहे हैं कि जल्द ही चंदन नदी पर पुल की तामीर के लिए इंतजामिया में तजवीज पेश की जाएगी।
सबसे सर्वप्रथम तो मैं बकुलडीहा गांव के ग्रामीणों को उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही एक समाज को एक दिशा दी है कि अगर सामाजिक लोग चाहें, अगर गांव के लोग चाहें कुछ भी ठान ले तो कोई भी चीज़ कम नहीं होता है, वो कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और साथ ही मैं इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि शासन को इसके लिए संज्ञान में लाते हुए वहाँ पे एक नया अच्छे पुल का निर्माण हो सके, उसके लिए कार्रवाई के लिए मैं यहाँ से शासन को संदर्भित करूँगा। मकामी लोग तो तारीफ के काबिल ही हैं, मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुल का मसला तो बरसों पुराना है, फिर भी अब तक इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। जी सलाम के लिए महाराजगंज से अमित त्रिपाठी की रिपोर्ट। आलूदगी की बात करते हैं अब। दिल्ली में कल के मुकाबले आलूदगी में मजीद इजाफा हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 350 को पार कर गया है, जो कि 355 रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली के आसपास भी आलूदगी की सतह बढ़ी है। नोएडा में सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 327 है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर हल्का कोहरा रहेगा। कल तेज हवाएं चलने का अंदाजा है, जिसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में आलूदगी कम होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति पर है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। इस वक्त अक्षरधाम पर हम खड़े हैं। तस्वीरों में देख पाएंगे कि धुंध आसमान में छाई हुई है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम हो या सड़कें हो, पूरी तरह से धुंध नजर आ जाएगी आपको। ये पोल्यूशन जो है आज वेरी पुअर स्टेज पर है। 355 AQI दर्ज किया गया है। इस वक्त जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 355 है, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन पर है। और इसके साथ ही अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज भी प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति पर बना हुआ है। अगले 2 दिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आज दिन भर में हल्का कोहरा बना रहेगा, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर आज दिन भर में वेरी पुअर से लेकर के सिवियर यानी कि गंभीर स्थिति तक पहुंच सकता है। लेकिन अगले 2 दिन प्रदूषण में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले 2 दिन जो तेज सतही हवाएं हैं उनके चलते प्रदूषण का स्तर आज से थोड़ा कम होगा। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। बिहार में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की बात अक्सर सुनने में आती रहती है, लेकिन हकीकत हैरान करने वाली है। पटना में कौमी सतह के एक तैराक फुटबॉल पर चाय बेचने को मजबूर है, जिनकी काबिलियत ने कभी बिहार का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया था। जो पानी में हर रेस को जीतने में माहिर थे, उनकी जिंदगी की कश्ती किस कदर हिचकोले ले रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क किनारे फुटपाथ की एक छोटी सी दुकान में लटके हुए कौमी सतह के इतने सारे मेडल और ठीक सामने उबलती हुई चाय। ये 2 तस्वीरें बिहार में खेल और खिलाड़ियों की बदहाली की पूरी तस्वीर बयां कर रही हैं। चाय बना रहे नेशनल लेवल के तैराक गोपाल प्रसाद हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियत के बूते एक नहीं कई मेडल्स अपने नाम किए। लेकिन गोपाल प्रसाद की तकदीर पर बिहार की बदहाल निजाम की लकीर भारी पड़ गई। कि भाई खिलाड़ी को कदर करे। अभी देखिए कुछ लोग स्विमिंग वाले हैं, कालीघाट में फूल बेच रहा है, गुलबी घाट जाइए कफन बेच रहा है, यहाँ जहाज महेंद्र घाट जहाज है वहाँ पर एक जूता सीता है। क्या करेगा? कुछ तो खाने के लिए करना ही पड़ेगा। नेशनल लेवल के तैराक गोपाल प्रसाद ने अपनी जानिब से कोशिश करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन हर बार बेबसी और मायूसी हाथ लगी और गोपाल प्रसाद की जिंदगी स्विमिंग ट्रैक से सिमटकर अचानक चाय के गिलास जितनी छोटी हो गई। नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत किया। बिहार सरकार भी, केंद्र सरकार भी, पोस्टल में भी इंटरव्यू दिया। वहाँ पर जो था स्विमिंग सिक्योरिटी का लड़का था, 3rd पोजीशन था, उसको नौकरी दे दिया गया, हम लोग को छांट दिया गया। अभी तक हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं सर्विस के लिए। हालांकि चाय बेचते हैं, मजबूरी में बेचते हैं। हमको खुद लड़का लड़की देखते हैं तो हमको इधर पीछे में मुँह कर देते हैं, शर्म लगता है।
लेकिन क्या करें, पेट है, करना ही पड़ेगा कोई काम। ऐसा भी नहीं है कि मकामी लोग गोपाल प्रसाद की काबिलियत से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन वो हौसला देने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। बहुत दिन से यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, पर कोई प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बगल में लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने आते हैं डेली, और बहुत अच्छा लगता है कि राष्ट्रीय लेवल के तैराक हैं जो हमारे बगल में ही रहते हैं, बनाते हैं। थोड़ा दुख भी होता है कि सरकार को इनको मदद करना चाहिए, जो इनको नहीं मिल पा रहा है। गोपाल प्रसाद के बेटे को भी तैराकी में महारत हासिल है। जब भी स्विमिंग में आगे बढ़ने की सोच जागती है, अपने वालिद का चेहरा उनके आगे घूमने लगता है। नतीजा, आगे बढ़ने की उम्र में वो रोजी रोटी के जुगाड़ में लग गया। पढ़ते थे 10th तक एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया। जब पापा इतना बड़ा स्विमिंग कर कर चाय बेच रहे थे, हम लोग का क्या होगा, इसीलिए हम लोग सोचे अपना कुछ 5-6 हज़ार का काम धंधा करके अपना पापा के साथ अपना चला रहे हम लोग अपना बिजनेस। कभी उमड़ती नदी का सीना चीरकर बढ़ने का हौसला रखते थे, लेकिन जिंदगी के मसाइल ने उन्हें सड़क किनारे पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ पे चाय बेच रहा है, और यही कौतूहल होता है जब यहाँ पे मेडल टांग कर ये चाय बेच रहे हैं तो लोग आते जाने वाले लोग यहाँ पे रुककर चाय पीते हैं। लेकिन बिहार में खेल और खिलाड़ी की किस तरह की दुर्दशा है, लोग इन्हें प्रोत्साहन की बात जरूर कहते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है इन्हें देखकर उससे स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने 25 नवंबर से पूरे मुल्क में ट्रक्स का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, डीजल की कीमतों में कमी और टोल टैक्स को खत्म करने समेत एसोसिएशन की 11 मांगे हैं, जिसके पूरा होने तक बेमियादी हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। हड़ताल के मद्देनजर रोजमर्रा का सामान महंगा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की दफा 44 में अंदाजे के मुताबिक इनकम 3 गुना बढ़ाई गई है, जिसे सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए। इसके अलावा डीजल की कीमतों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई है, ताकि ट्रक ऑपरेटर्स को इसकी मार से बचाया जा सके। ट्रक ऑपरेटर्स डीजल पर सेस लगाने की भी मुखालफत कर रहे हैं। टोल लगाने के बाद सेस हटाने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मसला भी उठाया है। इल्जाम है कि इंश्योरेंस कंपनियां लगातार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर प्रीमियम में इजाफा करती जा रही हैं। इसकी मार ट्रक ऑपरेटर्स को झेलनी पड़ रही है। ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन अपनी 11 मुतालबात को लेकर मार्च भी